हमने प्रीवियस सेशन के अंदर आपको ये समझाया कि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी लॉज हैं उसको पावर कितने कैटेगरीज में दिया हुआ है। तो हमने देखा कि हमारा संविधान जो है यानी हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 3 कैटेगरी के गवर्नमेंट्स को पावर देता है। और वो कौन सा पावर है? एक होता है यूनियन लॉ जो सेंट्रल मिनिस्ट्री बनाती है, दूसरा होता है कॉन्करेंट लॉ, हाइब्रिड लॉ जो स्टेट और स्टेट और सेंट्रल दोनों मिला के बनाती है, और तीसरा हमने देखा कुछ स्टेट लॉ होते हैं जो सब स्टेट के अंदर ही होता है, स्टेट के बाहर गए कि वो कोई उस पर बाउंडेशन नहीं होती है, वो अपने यहाँ फ्रीडम हो जाती है। जैसे एग्जांपल दिया महाराष्ट्र एंड टोबैको बैन है, जो गुजरात में लीकर बैन है, ओके, और गोवा में लीकर फ्री है, टैक्स फ्री नहीं है, टैक्स कम है, क्या है? टैक्स कम है ना, टूरिज्म से कमाता है गोवा, सॉरी, क्लियर पिक्चर। अब ये तो हमने पिक्चर देख लिया सर, आज हम क्या पढ़ने वाले? आज हम कहानी आगे बढ़ने वाले हैं। अब हमें ये देखना है कि ये जो तीनों लॉ, जो 3 क्राइटेरिया के लॉ होते हैं वो कहाँ आखिर प्रोसेस होते हैं। प्रोसेस यानी क्या? जैसे हमारे इंडिया के अंदर एक रूलिंग पार्टी होती है। रूलिंग पार्टी यानी कौन होता है बताओ? 2 टाइप की पार्टी होती है, रूलिंग एंड अपोजिशन। रूलिंग पार्टी किसे कहेंगे हम? भारत, यस, जो करंटली इलेक्टेड होके लीड कर रही है, यानी हमारे रिप्रेजेंटेटिव जिसको हमने चुनकर ऊपर लाया है ना। हम 130 करोड़ की आबादी वाला देश जो है उसे ऊपर ही है ना, 130 करोड़ के ऊपर की आबादी वाला देश, हमने अपने कुछ चुनिंदा परिंदों को यानी इन शॉर्ट लोगों को ऊपर लेके आए हुए हैं और उनको हमने नाम दिया रूलिंग पार्टी, जो इलेक्टेड होके आए हुए, पावर में आए हुए, जिनको अधिकार है कि इस इंडिया का, एक कंट्री का पूरा डिसिप्लिन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। एक होती है अपोजिशन पार्टी। अब अपोजिशन पार्टी कौन होती है? जो हमारी रूलिंग पार्टी के सामने क्या करती है? लड़ती है, लेकिन वो इलेक्ट होके नहीं आती है, वो पावर में नहीं होती है, लेकिन उनको भी अधिकार होता है बैठने के लिए, और दोनों मिलकर झगड़ मगर के लड़ मर के बनाते हैं जो बनाना होता है। क्लियर? समझा आपको क्लियर अच्छे से? यस। तो अब सवाल आता है कि जो यूनियन लॉ है, कॉन्करेंट लॉ है या स्टेट लॉ है, ये तीनों प्रोसेस कहाँ होते हैं? तो तीनों का प्रोसेस हम देखते हैं, आगे देखेंगे बच्चे लोग इधर। तो अब मैं गाड़ी को आगे बढ़ा रहा हूं। प्रोसेस टू पास यानी कौन सा लॉ कहां पास होता है वो हमें देखना है। अब अच्छा, कोई भी लॉ के लिए एक्ट कैसे बनता है? चलो बताओ, कल तो बताया था, बताओ। पहले बिल बनता है, बिल ड्राफ्ट होता है, रूल बुक्स ड्राफ्ट होती है, फिर वो पार्लियामेंट पास होता है, ओके, हाँ, और फिर जाके वो एक्ट बनता है ना, बराबर कि नहीं? लेकिन आज हमें और थोड़ा वाइडर कंसेप्ट समझना है। पूछो क्यों? क्योंकि हर लॉ के लिए एक्ट जो है वो पार्लियामेंट पास नहीं होता है, और भी कई जगह है जहां उसको पास करना पड़ता है, तो इसलिए कंसेप्ट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलिए। अब प्रोसेस टू पास जो है, अब जो यूनियन लॉ है यानी सेंट्रल लॉ, वो कहां पास होगा? तो वो पास होता है सेंट्रल प्रोसेस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कहां पास होगा? सेंट्रल के पास। हाइब्रिड लॉ जो होता है, हाइब्रिड लॉ यानी कौन सा? स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर बनाएंगी, वो सेंट्रल और स्टेट। देखो हमारे इंडिया के अंदर 3 टाइप की गवर्नमेंट चलती है, बिल्कुल कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश पे राज करती है, स्टेट गवर्नमेंट जो एक राज्य पे सब राज करती है, शासन चलाती है, और तीसरा है लोकल गवर्नमेंट जो राज्य के अंडर में आती है, जैसे महानगर पालिका हो गई। ओके, तो पुलिस है, हम बोलते हैं इंडियन पुलिस, हम बोलते हैं महाराष्ट्र पुलिस। क्या बोलते हैं? आप देखो अगर एमपी में जाओगे तो एमपी पुलिस रहती है, यानी इन शॉर्ट अपने राज्य का अपना पुलिस जुरिडिक्शन दिया हुआ है, बराबर कि नहीं? यानी कुछ चीजें सेंट्रल चलाती है और कुछ स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में एक लोकल गवर्नमेंट होती है, महानगर पालिका जो चलाती है, लेकिन वो स्टेट के अंदर में आती है। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको अच्छे से? हाँ। तो अगर कोई हाइब्रिड लॉ पास होता है तो वो स्टेट और सेंट्रल दोनों में प्रोसेस होता है, पहले वो सेंट्रल में पास होता है और फिर वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। और अगर मैं बात करूं स्टेट लॉ, तो स्टेट लॉ कहां पास होगा? ओनली स्टेट गवर्नमेंट के पास। यानी इसका मतलब क्या है सर? आप क्या बोलना चाह रहे हो? आप ये बोलना चाह रहे हो कि ये स्टेट लॉ जो है वो पार्लियामेंट में पास नहीं होता है? यस, ये पार्लियामेंट में पास नहीं होता है। अब सर क्यों? वही तो आज सिखाने आया हूं, इसलिए तो पिक्चर आगे बढ़ाइए।
अब सर वो हमने तो देखा था कि फाउंडेशन में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आने वाले हो, ये तो अलग ही पिक्चर चल रही सर। ऐसा नहीं होता बेटा, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोटा सा पार्ट है इसका, ये टर्म बड़ा है उससे। आपको पेपर में केस स्टडीज आती है, वो केस स्टडीज में ये सब पूछा जाएगा। समझा लो बच्चा लोग, समझा? हाँ तो यहाँ पे बेटा फाउंडेशन पढ़ रहे हो, यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी आपसे। हाँ तो यहाँ पे दूसरा सवाल आता है, स्टेट लॉ जो होता है वो स्टेट प्रोसेस में होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में पास होता है। अब यहाँ पे ये सेंट्रल के लिए कोई यूनियन लॉ जो पास करना है, उसके लिए कितने हाउसेस बनाए गए हैं? अभी हाउसेस क्या है सर? ये घर होते क्या हाउसेस? हाउसेस यानी कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं जिसके अंदर हमको ये लॉ को पासिस करने पड़ते हैं। तो अभी हम वो जा रहे हैं। यहाँ क्या समझ में आ रहा है? पक्का धीरे धीरे समझ आएगा। आज यहाँ से जाओगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, गारंटी मेरी। हाँ तो इसलिए डायरेक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ना पड़ता है, ये सब पढ़ना पड़ता है। हाँ अब देखो ध्यान दो, अब यहाँ पे हम देखते हैं हाउसेस ऑफ प्रोसेस। यानी कितने हाउसेस बनाए गए हैं, ध्यान दो, देखो समझो इस चीज को। तो कोई भी ऐसा लॉ जिसके लिए एक्ट बनता है, यूनियन लॉ का कोई एक्ट पास होता है, यूनियन लॉ का कोई एक्ट अगर पास होता है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पास करेगी उसको। मानते हो कि नहीं? अब हमारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन बैठा है बेटा? हमारे मोदी जी। कौन बैठे हुए? अब मोदी जी अकेले बैठे हुए क्या? उन्होंने अपनी पूरी फौज खड़ी की हुई है ना? निर्मला सीतारमण जी है, फिर अमित शाह जी है ना? उसके बाद योगी जी भी है, तो उन्होंने अपनी फौज खड़ी की हुई है ना मोदी जी ने। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उनको दिया गया है, पूरा जिम्मा देश का संभालने का उनको पावर में दिया हुआ है, सेंट्रल प्रोसेस है। अब कोई यूनियन लॉ जब बनता है पूरे देश के लिए, तो यूनियन लॉ कंपलसरी स्टेट्स को भी फॉलो करना पड़ता है क्योंकि स्टेट इज अ पार्ट ऑफ कंट्री। मानते हो कि नहीं भूमि? तो फिर अगर कोई यूनियन लॉ बनता है ना बच्चा लोग, तो यूनियन लॉ का जो हाउसेस ऑफ प्रोसेस है पास करने का, वो दो होता है, दो पार्लियामेंट है। बोलो कौन सा? लोकसभा एंड, हाँ तो वो दो हाउसेस है, यहाँ पे लिख लीजिए। अब तुमको क्या लगता है जो स्टेट गवर्नमेंट चलाता है वो इन दो पार्लियामेंट में जाके बैठता है? कौन बताएगा? चलो। अरे भाई सिंपल बात है, मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैंने बोला जैसे हमारे एग्जाम्पल अभी हमारे शिंदे सर है। हमारे शिंदे सर कौन है आज की तारीख में? शिंदे सर है हमारे सीएम। सीएम का काम क्या होता है? देश संभालना? नहीं, एक राज्य संभालना। क्या होता है? लॉ चले पढ़ने इधर, पता नहीं कौन सीएम है अपना। हाँ वाह बेटा, मौज कर दी, क्या बात है। क्योंकि मैं शिंदे बोल रहा हूं तो ऐसे एक्सप्रेशन दिखे भयंकर। वाह बेटा। तो हमारे शिंदे सर जो है, वो शिंदे सर सीएम है जो हमारे महाराष्ट्र राज्य को चलाते हैं। बराबर है कि नहीं? मानते हो कि नहीं? तो अब सीएम का काम इन दो पार्लियामेंट में होता ही नहीं। वो बोलता तुम देखो दिल्ली दूर में से, दिल्ली का उधर रोला, तो ये दो पार्लियामेंट में उनको पास नहीं करना पड़ता है। तो उनके लिए दो अलग हाउसेस बनाए हुए हैं। तो कौन से हाउसेस स्टेट के लिए बनाए गए, कौन से हाउसेस नेशनल के लिए बनाए गए, नेशनल लेवल पे जो लॉ पास होते हैं, वो आज इसी पिक्चर में आपको समझाया जा रहा है। इसीलिए पिक्चर को आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तो आपने को सिर्फ यही दिखा था लॉ के लिए बनता है रूल बुक ड्राफ्ट होती है, बिल बनता है, दो पार्लियामेंट जाके झगड़ के मार के पास करना है और प्रेसिडेंट को जाके देना है, खत्म विषय। ऐसे हमने सीखा ना, ऐसा नहीं होता है। कंसेप्ट बड़ा है, कंसेप्ट तो वो आज अपन को पिक्चर देखनी है। समझा आपको? क्लियर? हाँ तो अभी हाउसेस कितने बनाए गए? दो बनाए गए। देखिए, तो कोई यूनियन लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट जो पास करेगी वो कहां जाके अप्लाई करेगी? पहले तो दो सभाएं हैं, उसको हाउसेस बोला गया है। पहला है लोकसभा, नहीं पहले राज्यसभा में जाता है। अब राज्यसभा जो है, तुमको क्या लगता है बेटा वो क्या राज्य संभालता है? नहीं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। यानी वहां पे कौन बैठता है वो सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। राज्यसभा, और राज्यसभा के बाद वो दूसरा जाता है लोकसभा के बाद। यानी दो हाउसेस बनाए गए हैं, लोकसभा
अब इसको, ये तो हिंदी वर्ड हो गया सर, हमको हिंदी में लेके आना नहीं बेटा, उसको इंग्लिश बोलना पड़ता है, तो उसको नाम है इंग्लिश में लिखिए। किसको नाम मालूम है? क्या पढ़ने चले हो? लॉ। लॉ के काय के लिए पढ़ रहे हो? लॉ ये बनने के लिए पक्का? इधर 8, 9, 10 का सिविक्स नहीं पता, चलिए लॉ पढ़ने। वाह बेटा, मौज कर दी। तुम्हारे टीचर ने नहीं सिखाया था, पैसे नहीं दिए टीचर को, अधूरी फीस भरी थी क्या पढ़ाई पे? हाँ, कि पैसे लेके सिखाई नहीं और खून पीने मेरे चले। बता तू कौन सी सिविक्स टीचर थी? हाँ, पकड़ नहीं पड़ता। तुम्हारी मराठी वाली टीचर को सिविक्स दे देते क्या? वाह बेटा, मौज कर दी। बोलना पड़ता मैडम को। हाँ, टीचरों की कमी होंगी लगता है ना भूमि? टीचरों की कमी होंगी, है ना? हाँ, चलो ठीक है। तो फिर लिखो नालायक को, अभी मैं सीए फाउंडेशन वाले बच्चों को राज्यसभा लोकसभा सभा का मतलब बताना होगा। लिखो इसको, लोकसभा का जो नाम है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा का जो नाम है वो है हाउस ऑफ पीपल, इंग्लिश में बोलते हैं उसको। याद है कुछ आया था कभी हिस्ट्री में नाम? नहीं आया था? ठीक है, ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत आगे तक जाओगे। वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कीप रॉकिंग, है ना? कीप ग्रोइंग। ओके चलो ठीक है, कीप ग्रोइंग बेटा। हाँ, गोइंग, कीप गोइंग, वेरी गुड। चलो, और राज्यसभा का नाम है हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल। हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल, यानी आगे में लॉ पढ़ाता था और कभी ये गया वर्ड, तो सर इसका मतलब क्या है सर? चलो, है कि नहीं? हाँ बोल रहे हो नालायक को। अच्छा, एक और नाम है, लिखिए इसका। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं, लोअर हाउस। पीपल की है ना ये लोकसभा, है ना, आम नागरिक के बिहाफ में चलता ना, इसलिए इसको बोलते हैं लोअर हाउस। क्या बोलते हैं? हाँ। और राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस। और जितने भी लॉ के लिए एक्ट बनते हैं नेशनल लेवल पे बच्चे लोग, तो वो इन दो सभाओं में पास होते हैं और फिर जाते हैं हमारे देश के प्रथम पर्सन के पास। कौन है? फर्स्ट पर्सन, प्रेसिडेंट, फिर वो अप्रूव करती है। जो मैंने उस दिन आपको पिक्चर नहीं दिखाई थी क्या, जिसमें आपको मजा आ रहा था, है ना? तो वो ये ऐसे चलता है पिक्चर। समझा आपको? क्लियर? हाँ, अब कॉन्करेंट को छोड़ के, कॉन्करेंट लॉ जो है यानी हाइब्रिड लॉ जिसको अपन बोलेंगे, इसको छोड़ के मैं स्टेट लॉ पे आता हूं पहले, क्योंकि पहले वो समझेंगे फिर हम कॉन्करेंट लॉ समझेंगे। अब स्टेट लॉ को स्टेट गवर्नमेंट पास करती है, बराबर कि नहीं? यानी मोदी जी का कोई काम नहीं, शिंदे सर टेंशन लेंगे, बराबर कि नहीं? लेकिन शिंदे सर इन सभाओं में तो नहीं जाके बैठते, इन हाउसेस में जाके नहीं बैठते। वो शिंदे सर की अपनी टीम बनी है। क्या बनी है? जो महाराष्ट्र राज्य चलाएंगे सिर्फ। लेकिन जो हमारे कौन है, मोदी जी है, उनकी अपनी टीम बनी हुई है जो देश चलाएंगे। इसलिए सेंट्रल में बैठे वाले लोग अलग होते हैं और राज्य को संभालने वाले लोग अलग होते हैं। उनको क्या बोलते हैं आगे बताया जाएगा। समझा? समझ आ रहा है? वेरी गुड। हाँ, तो अभी जो स्टेट लॉ होता है वो पास कहाँ होता है? तो वो दो हाउसेस में पास होता है। लिखिए इसको, नाम है, पहला आता है विधानसभा। सुना है नाम कभी? विधानसभा। ये विधानसभा में हमारे सीएम बैठते हैं अपनी पूरी फौज लेकर, हम अपनी पूरी फौज लेकर। जैसे हमारी ठाकरे सरकार है ना अभी, हाँ मतलब ये शिवसेना है, तो शिवसेना एक पार्टी है, रूलिंग पार्टी में जो आते हैं वो अपनी पूरी फौज को लेके कहाँ बैठते हैं? विधानसभा में। कहाँ बैठते हैं? दो है, विधानसभा एंड विधान परिषद। लिख लीजिए। यानी कोई भी स्टेट के लॉ जो पास होते हैं एक्ट बनने के लिए, वो कहां जाते हैं? इन दो हाउसेस में। नाम क्या है? विधानसभा एंड विधान परिषद। क्लियर? समझा अच्छे से? हाँ, अब इनको इंग्लिश में नाम लिखिए।
विधानसभा को बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। अब कभी लॉ में कभी वर्ड गया आपका फाउंडेशन में या आईपीसीसी में यानी इंटर में, तो डगमाना नहीं, ठीक है। और इंटर वाला जो आपको पढ़ाएगा इंटर की क्लासेस, वो ये सोचता रहेगा कि थोड़ा बेसिक आपका आता है ABCD, तो वहां पे वो ऐसा आपको ये सब बेसिक चीजें नहीं देगा। समझा बच्चा लोग? इसको SLA बोलते हैं, SLA। क्या बोलोगे बच्चा लोग? SLA, यस। कुछ पूछना चाहते हो उसमें? और विधान परिषद का जो नाम है उसको हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। SLC बोलते उसको। यहां तक कोई डिफिकल्टी समझ में आ गया अच्छे से? ओके। अब जो ध्यान दो ना, समझो, जो कॉन्करेंट लॉ होता है, कॉन्करेंट लॉ वो दोनों हाउसेस में पास करने पड़ते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, वो लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद वो विधानसभा और विधान परिषद में भी जाएंगे पास होने के लिए, फिर जाके वो ऑल ओवर सेंट्रल और स्टेट में जाते हैं, पास मतलब वर्क करते हैं। समझा आपको क्लियर यहां तक के? हाँ, अब सवाल आता है कि जो यूनियन लॉ बनते हैं और कॉन्करेंट लॉ बनते हैं और स्टेट लॉ जो बनते हैं उसमें सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, यानी कौन से मुद्दों को हम यहाँ पे ले सकते हैं एक्चुअली। अब इसकी एक लंबी लिस्ट है, वो लिस्ट आपके भारत के संविधान में दिया गया है, और वो संविधान में कौन से नंबर पे दिया गया है, वो दिया गया है शेड्यूल नंबर एक मिनट बच्चा लोग, शेड्यूल में आपको कल बताता हूं कौन से नंबर पे। ओके, तो ऐसे सब्जेक्ट्स, उसको सब्जेक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब सब्जेक्ट क्या है ये, यानी विषय पढ़ेंगे नहीं है सब। सुनो, कौन कौन से मुद्दों को हम लेकर यूनियन लॉ बना सकते हैं, कौन कौन से मुद्दों को लेकर हम ये कॉन्करेंट लॉ बना सकते हैं, और कौन कौन से मुद्दों को लेकर हम स्टेट लॉ बना सकते हैं। ऐसे कितने मुद्दे हमारे भारत के संविधान में लिखे हुए हैं जिसके बेसिस पर बनाया जाता है लॉ। तो ऐसे मुद्दे किसमें क्या आएगा, यहां ध्यान दो। तो यूनियन लॉ के लिए 97 सब्जेक्ट्स है। अब सर वो सब्जेक्ट्स दिखाओगे, तुमको देखना चाहते हो तो कल दिखा दूंगा, वो अब ऐसे हमारे फाउंडेशन में कोई अफेक्ट नहीं करेंगे। इसको एंट्रीज बोलते हैं, एंट्रीज, यस। देखो एक बात सुन लो, मैं आपको दावे से बोल सकता हूं तुम्हारे लोकल रीजन में ये सब कोई नहीं पढ़ाएगा। फर्स्ट डे पर डायरेक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू हो जाता है, समझना रहा तुमको। लेकिन ये बेस है, क्या ये इस अकाउंट के डेबिट क्रेडिट रूल्स बेस थे ना, मजबूत किए तो आगे काम में आए ना, वैसे ये बेस है। जितना मजबूत ये करोगे उतने सारे लॉ इजीली क्रैक कर पाओगे, एक्ट्स, ठीक है। अब जो कोई लॉ हाइब्रिड लॉ बनेगा, यानी कौन सा, कॉन्करेंट लॉ, उसके लिए कितने मुद्दे हैं, यानी स्टेट और सेंट्रल को मिला के कितने मुद्दे हैं, 47 मुद्दे ऐसे हैं जो हमारे भारत के संविधान में दिए गए हैं कि ये मुद्दों पे जाओ पास करो एक्ट। और अगर कोई स्टेट वाइज करना है तो उसके लिए भी मुद्दे चाहिए, और मुद्दे हैं 66 मुद्दे, 66 मुद्दे हैं सब्जेक्ट्स, जिसको लेकर हम लोगों ने क्या करना है, बोलो बच्चा लोग, स्टेट के लॉ बनाने हैं, क्राइटेरियाज। अब सवाल आता है कि सर कौन बनाएगा, तो कोई भी यूनियन लॉ होता है, यूनियन लॉ वो कौन बनाता है, पर्सन्स, उनका टाइटल क्या है, टाइटल ऑफ पर्सन्स। हाँ सुन लीजिए, ध्यान दो बच्चा लोग। तो लोकसभा और राज्यसभा में जितने भी लोग बैठते हैं उनको हम बोलते हैं खासदार। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? खासदार। बोलो हमें, मेरे साथ लोग, खासदार। क्या बोलोगे? हाँ। और खासदार को इंग्लिश में शॉर्टकट बोलते हैं
एमपी 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 हमारे एमपी जाके बैठते हैं, और एमपी कौन है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जो राज्य के हमारी दो सभाएं चलती है, कौन कौन सी? विधानसभा एंड विधान परिषद। उसमें कौन बैठता है? उसमें एमएलए बैठते हैं। आप देखो एक स्टेट के अंदर 2 बार इलेक्शन होते हैं। 2 बार कौन कौन से बच्चा लोग बताओ? एक बार आपको एमपी के लिए इलेक्शन होता है और एक बार आपको होता है एमएलए के लिए इलेक्शन। एमएलए को हम आमदार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा लोग? आमदार। लिखो आमदार के लिए हमने वर्ड यूज किया है एमएलए। अब इसका फुल फॉर्म बताना है, क्या आता है बताओ? वेरी गुड, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी स्टेट लेवल पे चलते हैं। यानी एमएलए कहां बैठेंगे? ये 2 सभाओं में, और एमपी कहां बैठेंगे? इन 2 सभाओं में। अब बताओ मोदी जी को कौन सिलेक्ट करेगा? कि हमारा लीडर ऐसे ये है मोदी है। एमपी कौन सिलेक्ट करते हैं? एमपी। जितने एमपी ज्यादा जिस पार्टी के, उसका ऊपर बैठता है राजा सिंहासन पे। और स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट कौन देखता है? एमएलए। आपने देखा नहीं कि आजकल वो एमएलए खरीद रहे बिक रहे? महाराष्ट्र में कुछ अलग चल रहा है, कभी एमएलए इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। ये लोग आपस में खिलाते कि हमारा राजा ये बनेगा, अभी उनको खिला रहे, कभी इनको खिला रहे, कभी इनको खिला रहे, नाच नच रहा है महाराष्ट्र में। समझा आपको? क्लियर? इस तरीके से ये होता है। अब दोनों हाउसेस से पास होकर, चाहे वो कोई स्टेट का, चाहे वो कॉन्करेंट हो, चाहे वो यूनियन लॉ के नो, यूनियन, कॉन्करेंट और स्टेट, उल्टा मैंने उल्टा बोल दिया, हाँ, ये तीनों 2 हाउसेस से पास होके कहां जाता है? जाता है हमारे प्रेसिडेंट के पास, और यहां से होता है पास। प्रेसिडेंट एक ही होती है देश की, होता है होती है, कभी होता है कभी होती करते। यानी इन शॉर्ट हमारा प्रेसिडेंट यानी कौन? फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री। यहां पे ये पास करती है कोई भी लॉ। समझ में आया? तो उस दिन जो अपन ने पिक्चर देखी थी उसका पूरा कंक्लूजन यहां पे है इस पिक्चर में। अब यहां पे सवाल आता है कि सर क्या दोनों हाउसेस से कोई एक्ट पास होता है, बिल पास होता है, तो क्या प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करेगी? ऐसे क्वेश्चन किसके मन में आया था? नहीं आया था? नहीं आया था? आना चाहिए ना? नहीं आना चाहिए? जैसे अभी द्रौपदी मुर्मू जी के पास अगर मोदी जी गए या वो भी गए, कौन, शिंदे सर गए, भाई पास करो, तो क्या पास कर देंगे? नहीं करेंगे? उनको रिजेक्ट करने का राइट है क्या? हाँ, कितने लोग हाँ बोलते हैं? हाँ, ओके 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 ओके, यस यस यस। कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं, प्रेसिडेंट कभी रिजेक्ट नहीं करता? तो प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर सकता है, और यस मैं आपको बता दूं, प्रेसिडेंट बिल को पास भी कर सकता है। उसमें उस पावर है, उस पावर का नाम क्या है? सुनो, प्रेसिडेंट की पावर का नाम क्या है? बेटा ये तुम्हारा हमें सत्संग नहीं कर रहा सर, ये क्यों पढ़ा रहे हो? केस स्टडीज आएंगी आपको। क्या आएंगी बच्चा लोग? केस स्टडीज। तो केस स्टडीज के लिए ये सब चिट्ठा बनाना पड़ता है। हाँ, तो आपको बता दूं मैं, कोई भी प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, यहां तो बिल को पास करेगी, ड्राफ्ट को, या तो वो रिजेक्ट करेगी। बराबर कि नहीं? मानते हो कि नहीं? एक्ट यहाँ तो एक्ट बना देंगे, या तो बोलेंगे मेरे को तुम्हारा पता नहीं रे, चल, तो रिजेक्ट भी कर सकती है। और उस पावर को नाम दिया है वेटो पावर। प्रेसिडेंट के पास वेटो पावर है, जिससे वो बिल को पास कर सकती है, या तो रिजेक्ट भी कर सकता है, कर सकती है, जो भी होगा। प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? हमारे द्रौपदी मुर्मू जी है, तो इसलिए करती है, मैं बोलूंगा फीमेल साउंड। ये वेटो पावर का यूज मोदी जी बराबर करते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर ऊपर के राजा को बिठाता है। सोचो, हमारा देश जो है ना, वो प्राइम मिनिस्टर चलाता है, लेकिन बाकी कंट्रीज में प्रेसिडेंट चलाता है। हालांकि देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर से ऊपर की पोजीशन किसकी है? भूमि, प्रेसिडेंट की, लेकिन स्टिल हमारे ऊपर राजा सिंहासन में बैठा तो कौन है? हमारा मंत्री, यानी प्रधानमंत्री, यानी कौन? प्राइम मिनिस्टर। तो इसे प्राइम मिनिस्टर बोलता मैं उसी को बिठाऊंगा जो मेरे उंगलियों पे नाचेगा। इसलिए बेचारे राज्य के, स्टेट के, जो अगर कोई अपोजिशन पार्टी वाला आ गया पावर में, जैसे अभी ठाकरे गवर्नमेंट थी, अब ठाकरे गवर्नमेंट और बीजेपी की बनती नहीं आपस में, तो इसलिए बेचारे उनके जो बिल थे वो प्रेसिडेंट के पास जाके प्रेसिडेंट बोलती
रिजेक्टेड। तो प्रेसिडेंट को तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना, लेकिन वो वेटो पावर का यूज कर सकती है ऐसे प्रधानमंत्री। हाँ तो भी बता ना। हाँ अब देखो वेरी गुड, तो इसको स्पेशल पावर बोलते हैं। ये स्पेशल पावर में क्या है प्रोविजन हम वो पढ़ने वाले हैं, ध्यान देंगे बच्चा लोग। तो वेटो पावर किसके पास है? हमारे प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट ये दो बिल को दो कंक्लूजन में कर सकती है, या तो वो बिल को एक्सेप्ट करेगी यानी लॉ को एक्सेप्ट करेगी, बराबर कि नहीं, या तो उसको रिजेक्ट करेगी। अब करेगी क्यों बोल रहा हूं, समझ में आ रहा? प्रेसिडेंट हमारी फीमेल है इसलिए करेंगे बोल रही, ठीक है। अब अगर कोई प्रेसिडेंट अपना वीटो पावर का यूज करके अगर वो रिजेक्ट करती है तो रिजेक्ट उसको सिर्फ एक ही बार करना पड़ेगा, बस ओनली वन टाइम, बार बार नहीं। अभी वन टाइम का मतलब क्या है सर, आप क्या बोलना चाह रहे हो, बराबर कि नहीं? यानी एक बार वो वन टाइम रिजेक्ट कर सकते हैं वीटो पावर का यूज करके कि ये बिल मुझे पसंद नहीं आया, वापस करो, तो हमारे लिए हित नहीं है, रिजेक्टेड, मैं इसको अप्रूव नहीं करूंगी, ऐसे द्रौपदी मुर्मू ने बोल दिया, तो हमारे आमदार और खासदार लोगों को बेचारों को वापस आना पड़ेगा। अरे यार, तो क्या फिर सर वो बिल अप्लाई नहीं होगा? तो देखो वीटो पावर के हिसाब से प्रेसिडेंट जो है, हमारी प्रथम महिला जो है, हमारी फर्स्ट पर्सन जो है देश की, उसको पावर तो है रिजेक्ट करने का, वीटो पावर यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको एक रीजन देना पड़ेगा कि मैं क्यों ये बिल को, हाँ तो रीजन फॉर रिजेक्शन। देखो एक बात सुनो, एक बात सुन लो, मेरी बात अच्छे सुन लो। तुम लोग अगर मुझसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि फाउंडेशन का लॉ तुमको शुरू करना है, तो लॉ इसी तरीके से बेस शुरू होता है। कभी तुमको मैंने 11-12 में ऐसे पढ़ाया क्या बता? उसकी नीड नहीं है, क्योंकि वो एक लेवल होता है ना हर एक का अपना अपना। आप अगर एमडी की पढ़ाई कर रहे हो तो मैं आपको एमबीबीएस में तो ना एमडी की पढ़ाई दूंगा, ठीक है नहीं? वैसे ही होता है यहाँ पे। तो इसलिए ये सब बेसिक चीजें जो आपको आगे काम में आएगी लाइफ के अंदर। तो इसलिए ओनली वन टाइम प्रेसिडेंट अपने वेटो पावर को यूज करके बिल को रिजेक्ट कर सकती है, और उसके साथ उसको एक रीजन देना पड़ेगा, रीजन फॉर रिजेक्शन, ये साथ में देना है। हाँ अब सर अगर रिजेक्ट कर दिया तो क्या बेचारे एमएलए और खासदार यानी हमारे एमपी नाराज होकर आ जाएंगे वापस? बेटा नहीं, वो भी अपनी धुन में मगन है। इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री, क्या है? अरे प्रेसिडेंट अगर रिजेक्ट करती है तो क्या होगा फिर उस बिल का? क्या 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 बताओ? हाँ आप क्या होना चाहिए बताओ? मिला नहीं, मैंने इतनी मेहनत करके दो सभाओं में मैंने इतनी मेहनत करके सभी हमारी टीम ने लड़ झगड़ के कुर्सियां मार के मालूम नहीं क्या? आप देखा नहीं? कभी कभी तो ऐसे डंडा उठा के मारते एक दूसरे को, कभी चप्पल उठाएंगे, देखा नहीं तुमने? कभी झगड़ा कर देते ना, रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी, टमाटे मारते, कभी क्या मारते, कुछ भी मारते, चलता जो हाथ में आया। इतना लड़के हमने बिल पास किया और आई मैडम के पास गए, 1 मिनट में न देखा, न इमोशन देखे, न क्या देखे, रिजेक्टेड। तो क्या मेरा सपना अधूरा रह जाएगा? बोलो बोलो ना। तो वो बिल क्या एक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता है। हाँ वेरी गुड। क्या होगा फिर? तो रिजेक्ट करने के बाद ये बिल वापस जाएगा हाउसेस में जहां से आया था। जहां से आया था, और वो बिल फिर से हाउसेस में जाके उसको क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग? उसको फिर से पास करना पड़ेगा। अब वहां पे बिल को सुनना नहीं पड़ेगा, सिर्फ डायरेक्ट पास करना पड़ेगा। पासिंग प्रोसेस फिर से हाउसेस में रिपीटेशन दोहराई जाएगी, और अगर वो बिल फिर से पास हो गया तो उस लॉ को हमने नाम दिया है अमेंडेड लॉ। क्या बोलोगे बच्चे लोग? हाँ, क्योंकि वो बिल जो पास होगा वो अमेंडमेंट होके पास हुआ है, तो इसलिए अमेंडेड लॉ। भाई जो भी प्रेसिडेंट ने रीजन दिए, ये रीजन की वजह से मैं रिजेक्ट कर रही हूं, तो उसका सुधार लेना, क्या कर देना? सुधार कर देना। सुधार करने के बाद फिर से हमारे एमएलए या एमपी फिर से हाउसेस में मेहनत करेंगे, फिर लड़ेंगे मरेंगे शुरू, और फिर वो बिल अगर फिर से पास हो गया तो अब जब सेकेंड टाइम प्रेसिडेंट के पास फिर एमपी या एमएलए जाएंगे कि मैडम जी डबल आ गए, क्या करते अभी?
तो मैडम जी को पसंद आए नहीं आए, अपनी कड़वी शक्ल थोड़ा मूड ऑफ करके भी उनको जबरदस्ती वो बिल को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कंपलसरी, कंपलसरी। अब सर आपने बोला कि रीजंस दिए रिजेक्ट करने के, हमने उसको सुधारने के बाद फिर हमने हाउसेस में पास किए, ठीक है, बराबर कि नहीं, और फिर हमने उसको फिर से पास करने के बाद उसको अमेंडेड लॉ बोल के हमने फिर मैडम जी के पास गए, और मैडम जी ने भले हमारी कितनी भी दुश्मनी हो, कट्टरवाद हो, कुछ भी हो, हमारी शक्ल उनको पसंद नहीं आती होंगी भले, लेकिन कंपलसरी उसको पास करना पड़ेगा, क्योंकि वन टाइम ही रिजेक्ट कर सकती है प्रेसिडेंट। अब दूसरा क्वेश्चन एक और भी आएगा, हाँ ना एडिशन, तो बस उनका फिर एमपी और एमएलए का काम क्या है, वो लोगों को ना हमारे यहाँ करनी है, उनको काहे को बिठाया अपने कारों में ऊपर बिठा के 2-2 करोड़ के घर देकर, उनको ये तो काम है। अभी तो रोज पढ़ाई करने आएंगी तो तेरा कोई काम, तेरा वही काम है ना भाई, मैं रोज काम पढ़ाना है तो पढ़ाना ही काम है। वैसे एमपी का काम क्या है, वो मजे कहाँ सुनना भाई, हाँ चलो आज चिकल तरह घूम चलेंगे, हाँ लेना, अरे वो जाने का उनका काम ही यही है कि जाके जाओ सभाओं में बैठो और हमारे हित में करो, तुम हमारे प्रतिनिधि हो ना, उनका काम ही कि देश का लेजिस्लेटिव प्रॉपर चलना चाहिए। तो बेटा उसके लिए डबल वो मेहनत करनी पड़ेगी ना पास होने के लिए। अब अगर प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट किया हुआ है तो अपोजिशन पार्टी उसका फायदा लेगी ना, स्पीकर सुनेगा ना, अगर स्पीकर को लगा नहीं 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 ये पास, तो वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर फिर से वो पास होके आ रहा है वहां से, कहां से, दोनों सभाओं से, तो मैंने इसका मतलब है कि वो कॉम्पिटेंट है। और जब वो एमएलए एमपी बोल रहे तो प्रेसिडेंट मैडम आप कौन होते हो रोकने वाले हो, आप पास करो अब बस। मतलब अरे बेटा वो तुम अब स्टेट संभालने, अब प्रेसिडेंट भी क्या सोचेगी, क्या सोचेगी बताओ, वो सोचेगी अरे यार मैंने रिजेक्ट किया, मेरे को अच्छा लगा नहीं। जब वो मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरे पास तुम लोग आए स्टेट वाले और बोले मैडम जी हम महाराष्ट्र में ये करना चाहते हैं, मैंने बोला नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, हमारे देश के लिए खराब है, हमारे महाराष्ट्र के लोगों के लिए हित नहीं है ये, तुम चले गए, फिर मुंह उठा के आए हो। अब मुंह उठा के आए हो तो मैं क्या बोलूँगा, जान देना महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाले, ये महाराष्ट्र वाले लोग ऐसे लेके आते येड़े चले लोग, एमएलए बार बार पास कर रहे, अब इन्होंने चुन के लाया है, मैं करूंगी, चल दे पास करता, तो उनको पास करना ही पड़ेगा। स्पीकर हेड बनता है एमएलए में से कोई, यानी एमएलए सेलेक्ट करते हैं, वोटिंग होती है उसकी भी, स्पीकर के भी, एमएलए एमपी। ये जो नेशनल लेवल की सभा चलती है, हाउसेस, लोअर हाउस अपर हाउस, उसमें एमपी सेलेक्ट करते हैं, और जो राज्यसभा मतलब जो स्टेट लेवल के हाउसेस होते हैं उसमें एमएलए सेलेक्ट करते हैं, और जिस पार्टी के एमएलए ज्यादा होते हैं स्पीकर भी उनका आदमी जाके बैठता है, यानी इन शॉर्ट पूरा ये पॉलिटिक्स चलता है हमारा, समझा। इसलिए ज्यादा एमएलए जिसके उसका पावर ज्यादा, ज्यादा एमपी जिसके उसका पावर ज्यादा, क्लियर। अब सर सपोज अब मैडम जी का रीजन सुन के फिर भी चेंजेस नहीं किए और चंडी बंदी दिखाई एमपी एमएलए ने, यानी सेम टू सेम अगर सपोज कोई लॉ बिल फिर आया मुंह उठा के पास होके किसके पास, तो प्रेसिडेंट को पास करना पड़ेगा कि नहीं। चेंजेस नहीं किए भाई, नहीं तुम बोल रहे तुम्हारा सही है, लेकिन हमको पता है ना हम देश संभाल रहे, हम चेंज नहीं करेंगे, ये बराबर है, इतने हमने पास फिर भी कर लाया, चलो तो बताओ क्या वो बिल पास होगा फिर से, हाँ नहीं होगा, हाँ तो फिर उनको फिर से कंपलसरी उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेसिडेंट एक बिल को एक ही बार रिजेक्ट कर सकता है या कर सकती है। समझा बच्चे लोग, पक्का। तो ये सब चीजें बेसिक है, जो सीख लो आगे काम में आएगी। हाँ अब सवाल आता है, हम दूसरे एरिया में जाते हैं, ये एरिया पूरी हमारी खत्म हो चुकी है। अब सर ये फाउंडेशन में इतने क्या पढ़ाओगे, कुछ बताओ सही सर, 3 दिन से घुमा ही जा रहे हो, तीसरा चलो आगे बढ़ा बताएंगे, वक्त आने दो। अब सवाल यहां पे ऐसा आता है, देखो मैं आपको पहले बोल रहा हूं, आप सीए फाउंडेशन पास होंगे तो भी लॉ की वजह से होंगे और फेल होंगे तो भी लॉ की वजह से होंगे। पूछो क्यों?
क्योंकि सीए फाउंडेशन में लॉ जो है, लॉ बिजनेस लॉस, वो नो गोला गोला लिखना है ना। तो लिखना जितना अच्छा करोगे उतना ज्यादा मार्क मिलेगा। और गोला गोला में क्या होता है, रॉन्ग तो गए नीचे पात्र में लेके आएगा तुमको, निगेटिव मार्क है ना। इसलिए यहाँ पे अपनी नोट्स खुद बनाना शुरू कर दो, ठीक है, समझा बच्चे लोग। जितना भरोगे नोट उतना पाओगे आगे चल के नोट। पूछो क्यों, अरे सीए भी बन गए तो अच्छा नोटा कमाओगे ना, नहीं कमाओगे क्या। और सीए बनने के लिए फाउंडेशन कवर करना जरूरी है, इसलिए तो नोटा कमाना है तो ये नोट भरो, नोट है तुम्हारी बुक्स, नोट्स बनाओ अपनी खुद की, ठीक है, समझा आपको क्लियर। हाँ चल देखो, हम लोग भी नोट लिख के ही नोटा कमा रहे ना, देखो नहीं ये, तुम भी नोटा कमाओ फिर आगे चल के। हाँ अब यहाँ पे 2 मिनट ध्यान दो। अब आप बताओ, मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाया है लॉ और एक्ट में। अब लॉ और एक्ट में कौन बड़ा, एक्ट बड़ा, पक्का श्योर। तुमने क्या पढ़ा, नाम दबाओगे मेरा। अरे भाई नालायक हो, लॉ पढ़ा ना, पूछो क्यों। क्योंकि एक देखो देश के अंदर प्रॉब्लम आती है, क्या आती है, रुकावट, रिक्वायरमेंट होता है लॉ का। अब एक प्रॉब्लम के लिए सिर्फ लॉ को एग्जीक्यूट करने के लिए एक्ट बनता है, तो सिर्फ एक एक्ट थोड़ी ना बनता है। जैसे अभी बिजनेस, अब बिजनेस सिर्फ एक प्रॉब्लम है, हमारी बिजनेस को चलाना है, देश के व्यापार को चलाना है। तो व्यापार नहीं चल रहा था तो प्रॉब्लम आ गई। अब देश को सिस्टमेटिक व्यापार चलाना है तो बिजनेस, अब बिजनेस को चलाने के लिए क्या बनता है, बिजनेस लॉ बनते हैं। क्या बनते हैं, अब इस बिजनेस के लॉ को एक एक्ट थोड़ी चल रहा है, उसको इंडियन पार्टनरशिप भी चला रहा है एक्ट, उसको कंपनी एक्ट भी चला रहा है, उसको जॉइंट हिंदू फैमिली लॉ भी चला रहा है, उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट भी। तो क्या हुआ, कौन बड़ा, अरे बिजनेस, देश के बिजनेस के लॉ को चलाने के लिए कितने सारे एक्ट लगते हैं। क्या सीखा, इस बात से एक चीज सिखाई मैंने आपको, क्या बोलो, हाँ, लॉ इज वाइडर टर्म देन एक्ट बिकॉज एक्ट इज वन ऑफ द कंटेंट ऑफ लॉ ओनली। यानी क्या सीखा कि एक लॉ को चलाने के लिए, एक कैटेगरी के लॉ को चलाने के लिए कई सारे एक्ट भी बनाना पड़ सकता है, क्योंकि एक लॉ के लिए सिर्फ एक एक्ट नहीं बनता भैया, उसके लिए 3-4 एक्ट बनाने पड़ते हैं, या एक में भी चल जाएगा कभी, डिपेंड ऑन द एरिया, कितनी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ज्यादा होंगी तो हमको बहुत सारे एक्ट बनाने पड़ेंगे, और प्रॉब्लम कम होंगी तो एक लॉ के लिए एक एक्ट कंपलसरी है। आज के बाद क्या सीखा समझा आपको, यानी अगर एक लॉ को चलाने के लिए सिर्फ एक एक्ट काम है, जैसे बिजनेस, इन इंडिया के अंदर बिजनेस को चलाने के लिए कितने एक्ट बनाए, बताओ कितने एक्ट बन गए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या चलाती है, इंडिया की पार्टनरशिप्स के फर्म चलाती है, बराबर कि नहीं। अब बताओ बिजनेस नहीं है वो, बिजनेस है। इंडियन कंपनी देख पड़ा ना एसपी में, क्या है कंपनी, क्या है बिजनेस। फिर उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, उसके लिए एक्ट अलग है, सब सोल ट्रेडिंग बेचारे के लिए नहीं है ना। पढ़ाया था टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि आगे पार्ट पीछे ऐसा नहीं करना, नहीं तो यहाँ पे रहोगे नहीं। इसलिए अकाउंटिंग और लॉ मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि तुम कोऑर्डिनेशन कर पाओ अच्छे से। हाँ तो इसलिए जरूरी नहीं कि एक एरिया के लॉ को चलाने के लिए सिर्फ एक ही एक्ट बनाया जाता है। अब इससे और थोड़ा ऊपर आते हैं। अब सुनो मेरी बात, ध्यान दो बच्चा लोग। अब अगर मैं बात करूं लॉ, तो लॉ किससे किससे मिलके बनता है। तो लॉ, सबसे पहले लॉ के लिए, एक लॉ को चलाने के लिए क्या क्या लगता है, तो पहला कंटेंट लगता है एक्ट। क्या लगता है बच्चा लोग, एक्ट। लिखो, अपनी नोट्स बनाओ। कोई मेरा सत्संग सुनने नहीं है बाबा का, शक्ल तो ऐसे देख रहे हो, कभी देखी नहीं मेरी, रोज देखते ना, बोर नहीं हुए क्या, देखो। एक लॉ के लिए क्या क्या लगता है, लगता है एक्ट। क्या लगता है, दूसरा लगता है रूल्स। अब सर ये तो बेईमानी कर दिया आपने एक्ट बोल तो रूल बुक बोला था, फिर रूल अलग दिखा रहे हो। बता रहा हूं, लिखो पहले। इसके बाद आता है तीसरा केस लॉस। टेंशन मत लो, मैं अलग हैंडराइटिंग में निकाल रहा हूं ताकि इंप्रेशन पड़े अच्छा। तुम लिखो पहले कलर, समझ ना तू बात को बेटा। यानी आपने क्या सीखा, देश के अंदर कोई भी लॉ चलता है
वो 3 फैक्टर्स से चलता है, 3 कंटेंट से, एक्ट, रूल्स एंड केस लॉस। अब सर ये क्या है समझेंगे आज इस पिक्चर में, आज का सेशन यही है। तो दक्ष टेंशन मत ले, अभी हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है, कल आया था सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाएंगे ना कल, रुक से बता, आने वाला है क्योंकि ये जरूरी है इसलिए। देखो देश के अंदर लड़ मर के झगड़ के लॉ के लिए एक्ट बनाते हैं हमारे एमपी एमएलए, बनाते कि नहीं? देखा ना अपने ऊपर पिक्चर, देखा ना, हाउसेस में लोअर हाउस अपर हाउस, लोअर हाउस अपर हाउस, देखा आपने? ठीक है। हाँ, अब एक्ट तो बन गया, एक्ट कौन आता है? एमपी एमएलए मिलकर हाउसेस में जाके। लेकिन देश के अंदर जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी, उनको लगता है कि एक्ट, अब देखो एक्ट क्या है? एक्ट इज नथिंग, इट्स अ रूल बुक। लेकिन उनको लगता है कि समय अनुसार हमें और रूल्स बढ़ाने चाहिए। भाई ये रूल्स सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि समय एक जैसा होता नहीं है, हालात सिचुएशन एक जैसा होगा नहीं, बराबर कि नहीं? समय अनुसार बदलना पड़ेगा कि नहीं? फैक्टर्स चेंजेस होते ना। अरे बिजनेस पकड़ो, एक बिजनेस एरिया, अब बिजनेस की एनवायरमेंट कौन से? 2, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, दोनों चेंजेस है, चेंजेबल है। कौन है? समय अनुसार बदलते रहेंगे ना। तो अभी बिजनेस के लिए जितने भी एक्ट बन गए, तो इज इट सफिशिएंट कि वो पूरे बिजनेस को चला पाएंगे? नहीं। तो देश की रूलिंग पार्टी जो थी, रूलिंग पार्टी कौन? पावर जिसको दिया गया, जैसे हमारे मोदी जी, उनको लगता कि ये जो रूल्स बनाए ये सफिशिएंट नहीं है। एक दिन क्या हुआ, मोदी जी को रात को नींद नहीं आ रही थी, मतलब उसने अपने असिस्टेंट को बुलाया, उनको नींद बेचारे को नहीं आती, क्योंकि एजेड लोगों को जल्दी नहीं आती। तो उन्होंने क्या किया, अपने असिस्टेंट को बुलाया, इधर आ भाई, तू कौन है? बोलता आईपीएस। पक्का? हाँ, क्योंकि उनके अभी ऑफकोर्स मोदी जी का पीए कौन होगा? आईपीएस के लोग होंगे ना, आईएएस ऑफिसर। देखो आता सब कुछ। बोला हाँ, बोला ये बुक उठा के ला, लेके बुक ऑफिस में, बेचारा खुद तो नहीं सो रहे, वो बेचारे पीए की भी लगा दिए, है ना? वो सोचता हूँ यार कब रिटायरमेंट लेंगे, सो और सही कि नहीं? नो नहीं, न खाने दूंगा न खाऊंगा, न सोने दूंगा न सोऊंगा। मोदी जी का ये एक हुसूल है। तो आईएएस ऑफिसर को बोला कौन सी बुक सर? बताओ ना, 2 हो गए ना, लेके आना। देखो मैंने पगार के सोने की तरह, क्योंकि मैं लेके आ। तो उन्होंने इतनी बड़ी मोटी बुक बनाई, और वो बुक थी निर्मला सीतारमन जी, हाँ निर्मला सीतारमन जी की लिखी हुई एक इंडियन कंपनी एक्ट की नई बुक, क्योंकि कॉर्पोरेट मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी है। तो लेके तो आ, ये निर्मला ने बनाया क्या है देखो तो सही, इतना बड़ा जिम्मा दे दिया। अरे भाई देश के अंदर मोदी जी की फौज है ना, और हर एक एरिया के अंदर वो फौज जो है अपने अपने एरिया के रूल्स एंड रेगुलेशन बना के, बिल पास करा के पार्लियामेंट में लॉ बनाती है, एक्ट बनाती है, बराबर कि नहीं? अब बताओ देश के अंदर जो ये 2013 एक्ट आया हुआ है, कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट। हाँ, और हाँ वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने बनाया, एमसीए, याद है? एमसीए पोर्टल है, ऑनलाइन पढ़ा था एसपी में। तो वो निर्मला सीतारमन जी के अंडर में आता है, क्योंकि देश की फाइनेंस मिनिस्टर और कॉर्पोरेट मिनिस्टर दोनों एक ही है। कौन? निर्मला सो गई होंगी, लिख गया अभी खुद से क्या बनाया। तो बनाने के बाद बोला पढ़ इसको। वो बेचारा आईएएस ऑफिसर आधी नींद में से खुली, आधी नींद आधे से पढ़ रहे हैं, सर ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। तो आईएएस ऑफिसर से पूछते मोदी जी सही तो लिखा ना? क्या बोला? सही तो लिखा ना? तो मोदी जी क्यों पूछ रहे होंगे? अब वो बेचारे ठहरे थोड़े पढ़े लिखे कम, तो उनको नहीं समझता ना। तो देखते निर्मला ने वो इतना झगड़ा हमको करवाया, करो 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 ये पास करो, हमने इतना लड़ा वहां पे, मेरे बेचारे पूरी फौज गला उस दिन सूख गया था। देख तो बराबर लिखा कि नहीं लिखा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नया वाला। तो वो आईएएस ऑफिसर बोला सर हाँ वो बराबर लिखा हुआ था, डरा हुआ था। डर मत, खुला बोल, खुला, हम पावर में। कौन है हम? पावर, देश हमारा, हम देश के। तो फिर उन्होंने बोला कि सर पहला रूल पढ़ा, पूरा ऐसा रूल पढ़ा, अच्छा लगा, दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, चौथा। बोला सर ये 5वां रूल पढ़ाने के बाद मुझे लगा कि इसमें और भी ये एड ऑन होना चाहिए था। मानते हो कि नहीं? तो फिर आईएएस ऑफिसर से मोदी जी पूछते कि सही में निर्मला ने छोड़ा क्यों? बराबर है कि नहीं? लगा तो फोन 2 बजे,
न सोऊंगा न सोने दूंगा। बेचारी निर्मला सीतारमण जी आधे आधे फोन में आधी नींद में उठी, बोली बोलो मोदी जी। बोला निर्मला वो 5वां 6वां नंबर रूल मेरा आईएएस पढ़ रहा था, बोलता गलत है। गलत नहीं बोला, बोला इसमें थोड़ा कंसेप्ट आधा हो गया, आधा रह गया है, कुछ तो भी एक एरिया रह गई है। तो बेचारी सीतारमण जी बोलती ठीक है मोदी जी, सुबह आती आपके दफ्तर में कार में पूरी फौज के साथ। फौज बोल तो कॉन्वॉय, हाँ कॉन्वॉय, मारने वाले नहीं, फौज के कॉन्वॉय, अपना पूरा कॉन्वॉय लेके मिनिस्टर आता, आगे 50-40 गाड़ियां, पीछे 40 गाड़ियां, चलन दो, हमारे पैसों दे ऐश। और सुबह आ गई, और सुबह आने के बाद निर्मला सीतारमण जी को बोला इधर आ, ये 5वें नंबर का जो बुक में रूल लिखा तूने, ये एक्ट हमने इतना मार झगड़ के बाद, तो ये थोड़ा और एड ऑन नहीं कर सकती थी, वहां पे करना था ना, टेंशन नहीं करना मोदी थी, इतना लड़े तेरे लिए वो हमारे गांधी जी से, गांधी बोलो, वो गांधी जी नहीं, गांधी आर गांधी, हमारे पप्पू जी, समझे ना, समझे, अपोजिशन में वो है ना अभी। तो बोला सीतारमण ने बोला सर कोई बात नहीं, बोला कोई बात नहीं, बोला क्या इतना मेहनत कराया, अलग से बुक बनाई, क्योंकि पहले पुरानी बुक कौन सी थी, इंडियन कंपनी से 1956, इतना लड़ झगड़ के हमने दूसरा बुक पास कराया, फिर इसमें थोड़ा ऐड करने क्या हो रहा था, अच्छी बात, और बोल रहा ना मेरा असिस्टेंट, तो असिस्टेंट को देख रही थी वो निर्मला सीतारमण जी, बोला हाँ यार सही था, भूल गई, तो अभी क्या। तो फिर मोदी जी ने बोला क्या करूं ये बता, कुछ नहीं सर, बस मीडिया में आके बोल दो क्या ये रूल हो गया, खत्म विषय। तो फिर जो रूल्स एक्ट में रह गए वो एडिशनल रूलिंग पार्टी उस लॉ के लिए बना सकती है, और आज के बाद वो भी उस लॉ के अंदर इंप्लीमेंटेशन होंगी। यानी मोदी जी की जिस दिन सटकी उस दिन वो आएंगे सोशल मीडिया पे और बोलेंगे आज से ये नया रूल है, एक्ट में नहीं है भाऊ, लेकिन आज से इंप्लीमेंटेशन में करना पड़ता तुमको। उस दिन से बन गया वो भी अपने आप में एक लॉ। इसलिए सेकेंड कंटेंट क्या होता है बच्चा लोग, बोलो रूल्स, समझा? हाँ एक मिनट, एक सेकेंड, हाँ यहां समझा आपको। और मजे की बात क्या है पूछो, एक्ट के लिए मारना पड़ता है एक दूसरे को, समझ गए ना, मतलब दो हाउसेज में लड़ते हैं, रूल के लिए कुछ नहीं करना है, बस सबको बताने के लिए एक अनाउंसमेंट की सोशल वेबसाइट है, उस वेबसाइट में जाके दिखा देना। वो वेबसाइट कौन सी है जहाँ पे ये नए नए मिनिस्टर अपने अपने रूल लिख देते हैं, तो वो रूल्स, उसकी वेबसाइट कल मैं आपको बताऊंगा, जहाँ पे रोज आते हैं कि ये नया रूल आज के बाद लग गया, और वो अपने आप में उस लॉ में जुड़ जाता है। इसलिए रूलिंग पार्टी की पावर है कि समय अनुसार वो नए नए रूल्स बनाकर वो भी लॉ के अंदर इंप्लीमेंटेशन में ला सकती है। समझा आपको क्लियर? पक्का? अब एक्ट के अंदर जो रूल बनते हैं, रूल्स, उसको रूल नहीं बोलते, अपन गावरान भाषा में रूल बोलते हैं। अपन गावरान ठहरे, कौन रहे? गावरान लोग, है ना, अकोला के गावरान लोग, गावटी लोग। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना बेटा, पढ़े लिखे लोग, वो रूल के जो एक्ट के अंदर रूल होते हैं ना, उसको बोलते हैं सेक्शंस। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? हाँ, तो आज के बाद हाँ नहीं, आर्टिकल अलग होता है। हाँ अच्छा ठीक है, देख लूंगा। यहां तक समझा क्या आपको? बस बेटा मेरा एक ही ड्रॉबैक है यार, पता है बचपन में क्या होता था, टीचर खेलते थे ना, खेलते थे, तुम लोग नहीं खेलते थे? अरे खेलते थे बचपन में, हम क्या टीचर लोग खेलते थे। मेरे को पेपर चेक करना बहुत अच्छा लगता था, पढ़ाओ कम टेस्ट ज्यादा लो। नहीं तब रेड पेन लगती थी, अरे बाप रे सपने की दुनिया है। आज जान पे आता उठाना कुछ, क्यों? आज फोकस पढ़ाने पे करता, पर चेकिंग करना सबसे जान पे आता सबसे ज्यादा मेरे को। मेरा एक ही ड्रॉबैक है, चेकिंग सिस्टम, और इसलिए फाउंडेशन में मैंने टेस्ट का डिपार्टमेंट ही अलग कर दिया। ये लो संभालते बैठो, मैं पढ़ाऊंगा सर, क्या करूंगा? ओनली फोकस। मैंने बताया ना, शुभम सर को दिया मैंने, CSR थी, शुभम चंगोई वाला सर को दिया है पूरा टेस्ट का डिपार्टमेंट। आपकी फर्स्ट टेस्ट लास्ट टेस्ट तक के वही टेस्ट हम लेंगे, अपने टीम के साथ आएंगे, टेस्ट बनाएंगे भी वही, ड्राफ्ट भी वही करेंगे, और चेक। और इससे मजा क्या आएगा, लिखने वाला, पढ़ाने वाला और चेकर अलग रहा तो मजा आता। क्यों? वो चेक करके इवेल्युएट कर पाएगा कि बराबर सही में पढ़ा रहा सामने वाला, कि ऐसे ही अड़म मड़म चलन दे रहा। और ऐसे क्या होता है, जो पढ़ा रहा वही चेक कर रहा, तो उसको मान लो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, अगर अच्छे मार्क नहीं दिए
तो मेरे को मेरा हेड बोलेगा क्या कर रहा है नालायक, दे दो यहाँ तो पास हो जाए, वहां देखेंगे। समझा आपको क्लियर? इसलिए चेकिंग सिस्टम अलग कर दी, पढ़ाने की अलग कर दी। समझ आया? वैसे मोदी जी ने अपने पूरे इतने सारे देश को चलाने के लिए अलग अलग दफ्तर खोले, डिपार्टमेंट खोले, और डिपार्टमेंट के लिए एक एक मिनिस्टर साइन किया। कितने दफ्तर है, कितने मिनिस्टर है, ये हम कल के लेक्चर में देखने वाले। अभी फिलहाल मेरे को वो एरिया में काम नहीं करना है फिलहाल, प्लीज सॉरी। तो समझा आपको क्या सीखा? एक्ट सिर्फ लॉ को नहीं चलाता है, एक्ट के साथ साथ जो रूलिंग पार्टी नए रूल बनाएंगी वो भी लॉ को चलाएगी। समझा आपको क्लियर? समझा क्या? हाँ, और ये रूल्स नए नए रोज वेबसाइट्स में आते हैं। कौन सी वेबसाइट है कल मैं आपको देखकर बता दूंगा, याद देना तुमको है ना काम को, ठीक है? इसके अलावा एक होता है केस लॉस। हाँ, अब देखो हमारे इंडिया के अंदर लेजिस्लेशन सिस्टम जो है जुडिशियल दो पार्ट में होती है। एक जो हमारा देश का लेजिस्लेटिव बनाता है, यानी हमारे ये रूलिंग पार्टी अपोजिशन पार्टी मिलके, और एक एरिया ऐसी है जहां पे हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम चलता है, एग्जीक्यूट करता है, यानी हमारी कोर्ट, 3 टायर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और स्टेट कोर्ट। हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे होती है, और सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च न्यायालय होती है। इसके बाद फाइनल डिसीजन होती है वो। अब देखो क्या होता है, कोई भी ऐसा लॉ आता है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम आता है स्टेट सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें एक्ट और रूल्स की कोई प्रोविजन इन न्यायालयों ने की नहीं है। न्यायालय ने कौन, हमारा देश कौन चला रहा है? एमएलए और एमपीस। इन्होंने लिखा ही नहीं, इनके दिमाग में नहीं आया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने अचानक ऐसी कोई बात आ गई, अब बेचारे जज लोग क्या करने लगे? जज लोग ने रुको देखो उन्होंने क्या बनाया है, बुक खोलने लगे। एक बुक खोली, दूसरी बुक खोली, तीसरी, बोला ये वाला केस तो इसमें है ही नहीं। अरे बाप रे, सही कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट सामने कोई ऐसा केस आया है जिसके लिए कोई प्रोविजन प्रिस्क्रिप्शन है ही नहीं। किसमें नहीं है? न एक्ट में है, न रूल बुक में, न रूल्स में है। यानी हमारे एमएलए के सामने कभी ये प्रॉब्लम आई नहीं, कभी देश सामने आने से पहली बार कोई प्रॉब्लम आ गई ऐसे। तो करे क्या? तो सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट बोलेगी भाई इसमें कुछ है नहीं, नालायकों ने एक्ट में कुछ लिखा, ना कोई रूल आया है, ना कोई मिनिस्टर ना मोदी जी आए रूल बनाने, अपने रूल लिखो। अबे कुछ तो लिखो, कुछ नहीं है जान दो। तो फिर हम अपने मन से सुनाएंगे। फिर कोई ऐसी डिसीजन आती है जो अपने मन से, अपने हिसाब से सिचुएशन देखकर वो डिसीजन सुनाई जाती है, और वो डिसीजन सुनने के बाद उस दिन से वो अपने आप में चलता फिरता लॉ हो जाता है। एग्जाम्पल दूं, निर्भया केस। निर्भया केस के अंदर आप अगर देखोगे तो आप देखो जो निर्भया का रेप हुआ था दिल्ली में, वो निर्भया में 2 लोग मेजर थे और एक माइनर था, 16 साल का बच्चा। अरे किसका साहब टेररिस्ट का हुआ? निर्भया केस नहीं मालूम आपको? मालूम आपको दिल्ली में उसके सेंसिटिव एरिया के अंदर रॉड लगा वो डाली थी रेप करने के बाद, आपको मालूम है बहुत बड़ा बवाल हुआ था निर्भया के ऊपर। तो निर्भया केस के अंदर आप नोटिस करो, क्रिमिनल लॉ था वो, क्रिमिनल केस था वो। क्रिमिनल केस में 2 लोगों को उसी वक्त फांसी दे दी कि ऐसा अगर लॉ, ये ऐसा अगर क्राइम करोगे तो नालायक को तुम देश में चाहिए ही नहीं, चल देश के बोझ लटकाओ। लेकिन एक केस ऐसा था, एक जो थर्ड वाला वो था क्रिमिनल अक्यूज बोलेंगे इसको हम, वो था 16 साल का बच्चा। अब 16 साल के बच्चे में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी एक्ट पढ़े जजों ने, उसमें कहीं एक ऐसा नहीं है जहां पे लिखा हुआ है कि फांसी। अब देश की पूरी मीडिया सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आंखों के सामने, बस आज क्या फैसला होता। अब जज बेचारे डर गए होंगे कि अगर हमने इसको फांसी नहीं दिया तो हमको घर जाने देंगे कि नहीं। ऐसा नहीं होता बेटा, जितनी प्रोटेक्शन एमएलए एमपी को होती है ना, उससे कहीं गुना प्रोटेक्शन इनको होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज अपने आप में चलता फिरता लॉ है भैया। तो फिर हुआ इस तरीके से, इसको फांसी तो देनी है लेकिन पावर नहीं है ना। कहाँ पावर नहीं है? नई एरिया में, नई एरिया में। और आज तक कभी ऐसा केस आया भी नहीं 16 साल के बच्चे ने इतना गंदा क्राइम कर दिया है। तो क्या हुआ उस दिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला लटकाओ इसको। क्या इसको? इसको भी लटकाओ, हैंग, फांसी। अब फांसी देने के बाद सब जय जयकार करें, सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देश में तो मालूम है आपको, देश की बच्ची का इंसाफ हुआ, इंसाफ हुआ। लेकिन वो इंसाफ जो हुआ वो सुप्रीम कोर्ट ने समय अनुसार वो देखा कि भाई नहीं, ये समय का नजाकत है, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उस दिन के बाद कि माइनर की एज अब से हम बोल रहे 16 और 18 क्राइम देखकर।
और उस दिन के बाद से माइनर की एज जो है, माइनर ने नाबालिग जो है वो 16 साल और 18 साल हो गई, यानी क्राइम देखकर कि आपका क्राइम का नेचर कैसा है। अगर आपका क्राइम छोटा मोटा है, आप 16 साल के हो, माइनर में दे दो पनिशमेंट। लेकिन आपका क्राइम ऐसा कुछ है भैया एकदम निर्दय वाला क्राइम, तो उसके लिए तुमको तो बेटा मेजर की ही सजा होगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 18 के ऊपर जो थे उनको फांसी दी, तो तीसरे को भी छोड़ा नहीं लगा। और उस दिन से हर कोर्ट के सामने एक मिसाल हो गया कि माइनर की एज 16 और 18। आज जज के सामने कोई केस आता है तो उस दिन वो माइनर की एज देखता है कितनी है, 16-17 है क्या, लेकिन क्राइम देखता है ये क्राइम बहुत घिनौना है। सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि इस क्रिमिनल को मेजर की सजा दी थी, इसलिए हम भी इसको मेजर की सजा दे सकते हैं। उस दिन के बाद ये केस लॉ जो हो गया वो हो गया लॉ, चलता फिरता लॉ। केस स्टडी बोल सकते हैं, लेकिन केस लॉ बोलते हैं उसको हम, वकील लोग केस लॉ बोलते हैं। बस हम छुट्टी दे रहे हैं। तो इसके बाद आपके पास क्या सीखा बच्चा लोग? नहीं क्या सीखा नालायकों कि एक बिजनेस, एक कोई भी एरिया का लॉ जो है वो कौन कौन चलाता है? 3 कंटेंट। कौन कौन से? एक्ट, रूल्स और केस लॉस। समझा क्लियर? एक्ट के लिए कौन झगड़ते हैं? एमएलए एमपीस। रूल के लिए कोई झगड़ता नहीं है, समय अनुसार रूलिंग पार्टी अपने अपने नए नए रूल और वो सोशल मीडिया पे डालती है, वेबसाइट पे। और केस लॉ जो कोर्ट में चलती है, जिसके लिए कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन अभी वो उन्होंने ये फाइनल डिसीजन दिया तो उस दिन के बाद वो अपने आप में लॉ बन जाता है। समझा आपको ये? एक आया था वोडाफोन के ऊपर, वोडाफोन के ऊपर एक केस आया था। कौन सा बोलो? वोडाफोन क्या हुआ था, इनकम टैक्स एक्ट बना था, ये कल बताऊंगा, चलो आज वो तो गया, इतने में इतने मिलता है, ठीक है। अच्छा मैंने क्या सीखा आज की बात? एक लॉ कितने कंटेंट से मिलकर बनता है? एक्ट, रूल्स एंड केस लॉस, ठीक है। और कंसेप्ट किसका पढ़ा है? एक्ट का कि लॉ का? ये पप्पा है, ये उसका बेटा है। क्लियर? पापा हमेशा बड़े होते हैं, बेटा बेटा ही रहता है। कल देखते हैं बाकी। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।